नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। महाराष्ट्र में मराठा कोटे को लेकर जंग जारी है। आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल ने 2 जनवरी तक का अल्टीमेटम देकर पिछले दिनों भूख हड़ताल खत्म की थी, लेकिन इसका कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ मराठाओं का कहना है कि समाज के सभी लोगों को कोटा दिया जाए। सरकार इनमें से एक वर्ग को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट भी दे रही है, जो ओबीसी जाति का हिस्सा है, लेकिन इसका भी विरोध शुरू हो गया है। ओबीसी समाज से आने वाले छगन भुजबल जैसे नेता ने मोर्चा खोल दिया है और 17 नवंबर को जालान में रैली भी की थी। कांग्रेस के पिछड़े नेता भी उनके साथ दिख रहे हैं। इस तरह मराठे राजी नहीं है और उससे पहले ही ओबीसी के रूठने का खतरा पैदा हो गया है। यही नहीं, एकनाथ शिंदे की तमाम कोशिशों के बाद भी ऐसा लगता है कि जनवरी में मराठा आंदोलन सड़कों पर आ सकता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आगे बड़ा संकट ये है कि सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दूरी बनाते दिख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस तो मराठा आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर एक्शन की बात कहकर ही गिर गए थे, तब से ही उन्होंने दूरी बना रखी है। इसके अलावा अजित पवार भी कुछ कहने से बच रहे हैं। ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे आरक्षण के मसले पर अकेले पड़ते दिख रहे हैं। एक संकट ये भी है कि धनगर समुदाय भी कोटे की मांग कर रहा है। इस समुदाय की संख्या मराठाओं की तरह ज्यादा नहीं है, लेकिन ग्रामीण महाराष्ट्र में इनका बड़ा असर है और वे समीकरण बिगाड़ने का दम तो रखते ही हैं। जालना में मराठा आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ था और इस पर होम मिनिस्टर होने के नाते फडणवीस घिर गए थे। तब से ही वो इस मसले से दूरी बनाए बैठे हैं और बैक सीट पर है। वही अजित पवार के नाराजगी के भी अलग चर्चे हैं। उनका ध्यान कुछ अपने पर्सनल मैटर पर भी है, जो कि शरद पवार से जुड़ा है। अब एकनाथ शिंदे ही अकेले बचे हैं जिन्हें सरकार भी चलानी और अलग अलग समुदायों के आंदोलन से निपटना भी है। इस बीच लोकसभा चुनाव से पहले कराए गए सर्वे भी एकनाथ शिंदे की टेंशन बढ़ा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक मराठे कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाते दिख रहे हैं, जबकि बीजेपी और उद्धव गुट की शिवसेना के पाले में ओबीसी जा सकते हैं। इस तरह एकनाथ शिंदे खाली हाथ रहने के रिस्क पर है। हाल ही में ग्राम पंचायत के चुनावों में भी पता चला था कि अजित पवार गुट मजबूत है। ऐसे में कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सियासत अभी उफान पर है। आंदोलनों के बीच देखना होगा कि शिंदे सरकार इन सब से कैसे निपटती है। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत के एक ट्वीट ने महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मचा दिया है। संजय राउत के इस ट्वीट में कथित तौर पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को एक कैसीनो में दिखाया गया है। संजय राउत ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो तस्वीर किसकी है। किसी ने उन्हें बताया कि वो महाराष्ट्र की एक प्रमुख हस्ती है और मकाऊ में एक कैसीनो में है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में अचानक अच्छे दिन आ गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत पर जमकर निशाना साधा और कहा कि संजय राउत की मानसिकता विकृत है। जानबूझकर अधूरी फोटो ट्वीट की गई। पूरी फोटो में बावनकुले अपनी पत्नी, बेटी और पूरे परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर संजय राउत ने आज एक और ट्वीट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, क्या मैंने अपने ट्वीट में किसी का नाम लिया या आरोप लगाया? नहीं, मैंने अपने साधारण ट्वीट में बस इतना ही कहा था कि कुछ नीरो मकाऊ चीन में जुआ खेलने में व्यस्त हैं, क्योंकि महाराष्ट्र जल रहा है। लेकिन बीजेपी ने हिट विकेट फेंक दिया और घोषणा कर दी कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति उनका प्रदेश अध्यक्ष है। अच्छा, इसे हिंदी में कहते हैं आ बैल मुझे मार। संजय राउत ने अपने इस ट्वीट में एक बार फिर बीजेपी को घेर लिया है। इधर फोटो में दिखाई दे रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं मकाऊ में जिस होटल में सपरिवार रुका था, वहां का ये परिसर है। इस होटल के ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट और कैसीनो एक ही है। खाना खाने के बाद मैं परिवार के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था, तभी किसी ने फोटो खींची होगी।
बहरहाल फिलहाल बीजेपी नेता अब कितनी भी सफाई देते रहे, लेकिन उनकी इस तस्वीर ने महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी को फिर से सवालों में ला दिया है। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको? फिर चलिए चलिए चलिए। गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। बोलूंगा 5 मिनट। AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के विधायक भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान मंगलवार को बदसलूकी की। चंद्रयान गुटा से AIMIM के उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी मंगलवार की रात एक रैली के दौरान अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। 10 बजने वाले थे तो वहां मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर मंच पर चढ़े और ओवैसी को इशारा कर बताया कि 10 बजने वाले हैं तो उन्हें अपनी सभा खत्म करनी होगी। बस इसी बात पर अकबरुद्दीन ओवैसी भड़क गए और पुलिस वाले को ये कहते हुए मंच से नीचे उतार दिया कि अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। इंस्पेक्टर को नीचे उतारते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास, चलिए चलिए चलिए। गोली चाकू की बात सुनकर सोचे कि कमजोर हो गए, अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत, बड़े आकर ठहरे, अभी 5 मिनट है, बोलूंगा 5 मिनट। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा, दौड़ाएं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये ऐसे ही आते हैं और हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो, ये जानते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आते हैं। आ जाओ, देख लेते हैं तुम हो या हम। पहले आप ये बयान सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको? फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत, बड़े आके ठहरे, 5 मिनट है, अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए, सही है ना? चंद्रयान गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा, दौड़ाए। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ऐसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो, ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते हैं तुम जीते या हम। तो आपसे यही कह रहा था, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, जमात ताकत है, जमात को मजबूत रखो। आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी को विवादित बयान देने के लिए जाना जाता है और कई मामलों में उनके ऊपर मामला भी दर्ज हो चुका है। 1999 में पहली बार विधायक बने अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार 6वीं बार विधायक चुने जाने के लिए चुनाव मैदान में हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनावों के तहत 30 नवंबर को यहाँ मतदान है, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने सिनेमा घर में अश्लील फिल्में देखने के जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी के आरोपों को बकवास करार दिया है। उन्होंने कहा, अगर ये सही साबित हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारस्वामी ने आरोप लगाया था कि जिस समय शिवकुमार सिनेमा घरों का संचालन करते थे तब वो उनमें अश्लील फिल्में दिखाते थे। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि कुमारस्वामी व्यक्तिगत रूप से उनके निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा जाएं और ऐसी किसी भी गतिविधि में उनकी संलिप्तता के बारे में लोगों से पूछताछ करें। शिव कुमार ने कुमारस्वामी को कुंठित व्यक्ति कहा। उन्होंने कहा, वो थिएटर इंदिरा जी की याद में स्थापित किया गया था। थिएटर का स्वामित्व मेरे नाम पर है। मैं कारोबार करने के साथ साथ थिएटर चला रहा हूं। कुमारस्वामी एक कुंठित व्यक्ति है। जब उनके पिता ने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, वो ये बात जनता को बता सकते थे, या जब वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े और हार गए तब वो बोल सकते थे। रिपोर्टर से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा, इस साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में कनकपुरा के लोगों ने मुझे 1.23 लाख मतों के अंतर से जिताया। उन्होंने कहा, कुमारस्वामी को कनकपुरा जाकर लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। क्या शिव कुमार ऐसा काम करते थे या नहीं?
अगर वो ये साबित कर दे या अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त रहा तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी पार्टी नहीं, आप अपनी खुद की पार्टी के कार्यकर्ता से पूछिए। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कुमारस्वामी के लिए बेहद शर्मनाक है। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। मुंबई के कुर्ला में सूटकेस में मिली लड़की की लाश की गुत्थी अब सुलझ गई है। लिव इन पार्टनर के चरित्र पर शक, फिर प्रेमी आरोपी ने गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी का नाम असकर मनोज बरला, जिसकी उम्र 22 साल है, जो ओडिशा का रहने वाला है। पिछले 2 साल से लिव इन में रह रहे थे। 1 महीने से मुंबई के धारावी इलाके में रह रहे थे। आपको बता दें, मृतक लड़की भी ओडिशा की रहने वाली है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को थाने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। आरोपी और मृतक लड़की दोनों लिव इन रिलेशन में थे। आरोपी ने हत्या कर शव को ओडिशा लेकर जाने वाला था, लेकिन आरोपी डर गया और शव को कुर्ला में फेंक भाग गया। आपको बता दें, मृतक लड़की का नाम प्रतिमा पवल किसपट्टा, उम्र 25 साल है। पुलिस ने बताया कि आरोपी हत्या करने के बाद शव को मुंबई की कई जगह ले गया ताकि वह शव को सुरक्षित जगह फेंक सके। कुर्ला टर्मिनस गया, लेकिन भीड़ देखकर वो दोबारा रिक्शा पकड़कर सायन आ गया और वहीं मेट्रो के पास फेंक भाग गया। आरोपी शव को ठिकाने लगाने के बाद दोबारा धारावी अपने घर पहुंचा और ओडिशा भागने का प्लान बनाया। अगले दिन आरोपी ओडिशा भागने के लिए थाने रेलवे स्टेशन गया। वहीं पुलिस ने थाने रेलवे स्टेशन से उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत में 30 मिनट की देरी से पहुंचना महाराष्ट्र के 2 पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ गया। बताया गया है कि ये दोनों पुलिसकर्मी 2 आरोपियों को लेकर कोर्ट में पेश करने आ रहे थे, लेकिन ये खुद ही लेट हो गए। इससे नाराज जज ने पुलिसकर्मियों को ही सजा दे दी, जिसके बाद उन्हें इस गलती के लिए घास काटने का काम सौंपा गया। महाराष्ट्र की एक अदालत ने कोर्ट की सुनवाई शुरू होने के आधे घंटे बाद पहुंचे पुलिसकर्मियों को घास काटने की सजा दे दी। इस सजा से दोनों पुलिसकर्मी काफी नाराज बताए जा रहे हैं और मामले की जानकारी अब पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है। मामला महाराष्ट्र के परवड़ी जिले का है। मानवत थाने के एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल ने 2 आरोपियों को पकड़ा था। 22 अक्टूबर की रात को गश्त के दौरान इन दोनों को संदिग्ध परिस्थिति में पकड़ा गया था। दोनों आरोपियों को हॉलिडे कोर्ट में सुबह 11 बजे पेश किया जाना था। दोनों पुलिसकर्मी आरोपियों को लेकर 11:30 बजे पहुंचे। पुलिसकर्मियों को देरी से आते देख न्यायपालिका मजिस्ट्रेट नाराज हो गए, जिसके बाद उन्हें घास काटने की सजा सुना दी गई। खबर है कि अधिकारियों को जानकारी देने के बाद पूरी घटना को 22 अक्टूबर को पुलिस स्टेशन की डायरी में दर्ज किया गया था। एसपी इंचार्ज ने बातचीत में बताया कि जब इसे हमारे ध्यान में लाया गया तो कांस्टेबल के बयान के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट न्यायपालिका को उचित कार्रवाई के लिए भेजी गई है। इसी के साथ खबर है कि 3 और कांस्टेबल्स के भी बयान दर्ज किए गए हैं। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।